नमस्ते विद्यार्थियों। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी कांग्रेस के संगठन व इसके कार्यों की। तो इसी कड़ी के अंतर्गत अब अपन बात करेंगे अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियां, अर्थात अमेरिका में जो संसद है, जो व्यवस्थापिका है, उसे कांग्रेस कहा जाता है, जिसके दो सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट की सदस्य संख्या 100 है, जो कि 50 राज्यों से 2 प्रत्येक राज्य से मिलाकर के 100 बनती है, और प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या 435 है, जो कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। तो प्रतिनिधि सभा व सीनेट को मिलाकर के कांग्रेस बनती है। ये दोनों मिलकर के क्या कार्य करती है, इसके क्या कार्य हैं, यानी कि अमेरिका में व्यवस्थापिका के क्या कार्य हैं विद्यार्थियों। तो आमतौर पर देखा जाता है व्यवस्थापिका का काम विधि निर्माण है, कार्यपालिका का काम विधियों को लागू करना, न्यायपालिका का काम उनका निर्णय करना या उनको देखना कि सही लागू हो रही कि नहीं हो रही है। लेकिन कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें होती है जो कि हर व्यवस्थापिका के साथ जुड़ी होती है, और हर देश की व्यवस्थापिका अपने आप में एक अलग प्रकार की है। एक बेसिक फ्रेमवर्क हमने जरूर सेट कर रखा है कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, लेकिन अंतर्निहित जो गुण और विशेषताएं जो होती है वो हर देश की अपनी एक विशेषताएं होती है। तो आज के इस अध्याय में हम बात करेंगे अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों की। जैसा कि चर्चा की जा चुकी है कि कांग्रेस द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिसके दोनों सदनों के कार्यों की चर्चा की जा चुकी है। संविधान का प्रथम अनुच्छेद व्यवस्थापन संबंधी संपूर्ण शक्तियां कांग्रेस में निहित करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि संविधान निर्माता व्यवस्थापिका को अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख अंग बनाना चाहते थे। यद्यपि 20वीं शताब्दी में पर्याप्त सीमा तक कांग्रेस की शक्तियों का ह्रास हुआ, किंतु यह एक सर्वदेशीय घटना है, क्योंकि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। यद्यपि कांग्रेस का प्रमुख कार्य विधि निर्माण, तथापि इसके अतिरिक्त कांग्रेस अन्य विविध कार्य भी करती है। देखिए, कांग्रेस की जो प्रमुख शक्तियां उनमें पहली है विधि निर्माण संबंधी कार्य। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के भाग 8 में कांग्रेस की औपचारिक शक्तियों का वर्णन किया गया है। इस भाग में कर लगाना, उसे एकत्र करना, ऋण लेना, उसकी अदायगी करना, मुद्रा की व्यवस्था करना, विदेशी व अंतर्राज्यीय वाणिज्य का नियमन करना, नागरिकता में देशीकरण के बारे में नियम बनाना, प्रतिरक्षा की व्यवस्था करना, मुद्रा का निर्माण, नाप तोल स्तर निर्धारण करना तथा डाक तार की व्यवस्था करना आदि। इसी के साथ यह उपभाग कांग्रेस की अंतर्निहित शक्तियों की भी चर्चा करता है। कांग्रेस की अंतर्निहित शक्तियां वह शक्तियां हैं जो औपचारिक शक्तियों का उचित प्रयोग के लिए अति आवश्यक है, जैसे बैंक तथा कारपोरेशन की स्थापना करना, कृषि की सहायता व नियंत्रण, बिजली की व्यवस्था करना तथा अन्य विकास संबंधी कार्य करना। इन्हीं शक्तियों के लिए अंतर्निहित शक्तियों के सिद्धांत का विकास हुआ है, जिसने संघीय सरकार की शक्तियों को बढ़ाया है। कांग्रेस की विधि निर्माण शक्तियों में तीसरी प्रकार की शक्तियां समवर्ती शक्तियां हैं। समवर्ती शक्तियां संघ घटक राज्यों में परस्पर शक्तियों के वितरण से संबंधित समवर्ती सूची में निहित विषयों पर कानून बनाने से है। इन विषयों पर कांग्रेस राज्य सरकारों के साथ कानून बनाती है। राज्य विधानसभाएं अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाती है, जबकि कांग्रेस संपूर्ण राष्ट्र के लिए कानून बनाती है। कांग्रेस की विधि निर्माण की जो सीमाएं हैं वो देखिए। अमेरिका की कांग्रेस अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती है। यदि किसी कानून द्वारा संविधान का उल्लंघन होता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसी प्रकार कांग्रेस संघीय व्यवस्था होने के कारण संघीय विषयों तथा समवर्ती सूची के विषयों पर ही कानून बना सकती है। अमेरिका के संविधान में किए गए प्रथम संशोधन के अनुसार कांग्रेस ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नागरिक की अभिव्यक्ति तथा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करता हो। दूसरी जो कांग्रेस की शक्ति है वो है संवैधानिक शक्ति। संविधान द्वारा संविधान में संशोधन का अधिकार कांग्रेस को दिया गया है। संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। तत्पश्चात उसे 3/4 राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है। यद्यपि 2/3 राज्यों की सहमति से भी संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का प्रारंभ किया जा सकता है, फिर भी आज तक सभी संवैधानिक संशोधन कांग्रेस की पहल पर ही हुए हैं। तीसरा है निर्वाचन संबंधी शक्तियां।
प्रति 4 वर्ष बाद राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल में प्राप्त मतों को गिनने के लिए कांग्रेस की एक बैठक होती है। यदि किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो प्रतिनिधि सदन के सदस्य राज्यों के आधार पर मतदान करते हैं तथा सदन में राज्यों के चाहे कितने ही प्रतिनिधि हो उन सबका एक ही मत होता है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति पद के लिए जब किसी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सीनेट सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 2 उम्मीदवारों में से एक का चयन करती है। दोनों सदन अपने अपने पदाधिकारियों का चयन करते हैं। कांग्रेस के दोनों सदन अपने सदस्यों के निर्वाचन तथा योग्यता के बारे में नियम बनाते हैं। कार्यपालिका संबंधी कार्य। जैसा कि सीनेट की शक्तियों में देखा गया है कि शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था के बावजूद नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के अंतर्गत सीनेट को व्यापक कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली उच्च स्तरीय नियुक्तियों के लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। यद्यपि पहले इन सभी नियुक्तियों पर संबंधित समितियों द्वारा विचार किया जाता है। इसी प्रकार सभी संधियों की पुष्टि भी सीनेट द्वारा 2/3 बहुमत से की जानी आवश्यक है। इन सभी संधियों की जांच पहले विदेशी संबंधों वाली समिति द्वारा की जाती है। इस प्रकार सीनेट के माध्यम से कांग्रेस को राष्ट्रपति पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। चौथी जो कांग्रेस की शक्ति है वो है प्रशासनिक नियंत्रण। पिछली शताब्दी में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में प्रशासनिक तंत्र का व्यापक विस्तार हुआ। सभी प्रशासनिक एजेंसियों की स्थापना कांग्रेस के द्वारा की गई क्योंकि संविधान में उनका किसी प्रकार उल्लेख नहीं है। विभिन्न प्रशासनिक विभागों के संगठन व कार्यकलाप पूर्णतया कांग्रेस के दिशा निर्देशों से संचालित होते हैं तथा उनके व्यय संबंधी सहमति भी कांग्रेस के द्वारा की जाती है। 1946 के व्यवस्थापिका का पुनर्गठन अधिनियम के एक अनुमान में कांग्रेस की स्थायी समिति को इन विभागों की निरंतर जांच पड़ताल के निर्देश दिए गए। इसके अनुसार कांग्रेस विभिन्न विभागों से समय समय पर सूचनाएं व संबंधित रिपोर्ट मंगवा सकती है। इस प्रकार कांग्रेस का प्रशासन पर व्यापक नियंत्रण है। जांच की शक्तियां। कांग्रेस की जो जांच संबंधी शक्तियां वो देखिए आप। यद्यपि अमेरिका का संविधान कांग्रेस को प्रत्यक्ष रूप से जांच पड़ताल का अधिकार नहीं देता, तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के अधिकार को विधि निर्माण का महत्वपूर्ण सहायक अधिकार माना है। कांग्रेस ने सर्वप्रथम अपने इस अधिकार का प्रयोग 1792 में किया था। जांच का प्रमुख उद्देश्य विद्यमान कानूनों की परख करना तथा नए वांछनीय कानूनों की आवश्यकता पर विचार करना। अपनी जांच के दौरान समितियां साक्ष्यों को उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकती है। इस प्रकार इन समितियों की जांच शक्तियां अत्यधिक व्यापक होती है। जांच समितियां अपनी कार्यवाही के द्वारा न केवल कांग्रेस को महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवश्यक सूचना प्रदान करती है, अपितु सामान्य जनता को भी व्यवस्थापिका की कार्यवाही के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार इस व्यवस्था द्वारा व्यवस्थापिका के माध्यम से सूचनाओं के मुक्त संचार द्वारा ये समितियां लोकतंत्र को सफल बनाती है। वित्तीय कार्य। कांग्रेस के वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कौन कौन से कार्य हैं? शासन को चलाने के लिए वित्तीय स्रोतों का होना सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। यद्यपि वार्षिक बजट राष्ट्रपति के निर्देश पर बजट ब्यूरो द्वारा तैयार करवाया जाता है, तथापि इसकी स्वीकृति कांग्रेस के द्वारा ही दी जाती है। बजट पारित करते समय कांग्रेस के द्वारा मूलभूत परिवर्तन किए जा सकते हैं। अतः वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण राष्ट्रपति के विरुद्ध महत्वपूर्ण शस्त्र साबित होता है। न्यायिक शक्तियां। कांग्रेस की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है देखिए आप। कांग्रेस कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य निम्न संघ न्यायालयों के सदस्यों की संख्या निश्चित करती है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य उच्च अधिकारियों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार तथा अन्य घोर अपराध के आधार पर महाभियोग लगाकर उन्हें पदच्युत कर सकती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति है कांग्रेस की, वो देखिए कार्य जो है, नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना। कांग्रेस कानून द्वारा नए राज्यों को
अमेरिकी संघ में प्रवेश दे सकती है। अमेरिका के संघ के निर्माण के समय मात्र 13 राज्य थे, किंतु कालांतर में अन्य राज्यों को कांग्रेस के द्वारा विधि निर्माण कर संघ में शामिल किया गया। अब अमेरिकी संघ में कुल 50 सदस्य हैं। अब ये विधि निर्माण से संबंधित ही मतलब कांग्रेस के जो कार्य हैं वो ये जो शक्तियां इसकी ये शक्तियां हैं, इसके साथ साथ इसके शक्तियों पर कुछ सीमाएं भी है। उस सीमाओं को अपन थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेते हैं। पूर्वोक्त शक्तियों के बावजूद अमेरिका की कांग्रेस ब्रिटेन की संसद के समान सर्वोच्च शक्तिशाली संस्था नहीं है। कांग्रेस अपनी शक्तियां लिखित संविधान से प्राप्त करती है, अतः वहां संविधान की सर्वोच्चता है, कांग्रेस की नहीं। अमेरिका में संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात कांग्रेस सरकार के अन्य अंगों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अमेरिका में चूंकि संघात्मक व्यवस्था है, अतः कांग्रेस राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। कांग्रेस पर न्यायिक पुनरावलोकन की भी सीमाएं हैं, अर्थात यदि कांग्रेस अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करती है अथवा ऐसे कानून बनाती है जिनमें संविधान का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अंततः कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति वीटो कर सकता है। कांग्रेस की शक्तियां यद्यपि व्यापक है, तथापि उपरोक्त विशेषताओं के कारण वह मर्यादित भी है। इस प्रकार यह अमेरिका की कांग्रेस की अपन ने शक्तियां देखी। विद्यार्थियों, इसी के साथ अपना ये लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।